एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कमियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कमियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कमियों की चौपाल इस भीषण कोरोना काल के अंदर आशा का दीप जलाए हुए निरंतर 18 साल से प्रवाहित है, और कोरोना काल में भी हमने अपने कदम नहीं रोके हैं। सतमोला कमियों की चौपाल का एक ही लक्ष्य है कि हम अपनी कविता साहित्य के माध्यम से हम लोक मंगल की कामना करते रहें, समाज को दिशा देते रहें। साहित्यकार का धर्म ही यही है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में निरंतरता बनाते हुए रखते हुए आज 652वें एपिसोड के अंदर आज हम कुछ ऐसे चुने हुए प्रतिष्ठित कवियों को आज हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी शूटिंग या रिकॉर्डिंग का कार्य है सब बंद है, सब लॉकडाउन है, और हम कानून का पालन, नियमों का पालन करते हुए ये कार्यक्रम हम प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज सतमोला कमियों की चौपाल में सबसे पहले हम जिनको आवाज़ देना चाहते हैं वो देश की नई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उर्दू शायरा अना दहलवी, जो मैं उनको प्यार से दीदी, सम्मान के साथ दीदी बोलता हूँ, दीदी अना दहलवी को मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। उनकी प्रसिद्ध कर्ण प्रिय गज़ल के साथ स्वर्गीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियों के साथ उनका आवाज़ देना चाहता हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। अना दहलवी। अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को हम बुजुर्गों की शान कहते हैं, जिसमें खिलते हैं हर तरह के फूल, जिसमें खिलते हैं हर तरह के फूल, उसको हिंदोस्तान कहते हैं। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार हिस्सों में
बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। अभी आपने सुना अना दहलवी जी को। अना दहलवी जी को सुन करके आपकी कि क्या प्रतिक्रिया होगी मुझे पता है, कारण कि हमारे देश ही नहीं विदेश में भी ऐसी सुरीली कोयल बहुत कम है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जिनको विज्ञान का पंडित भी बोला जाता है, विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं, शिक्षक भी रहे, ऐसे विज्ञानी कवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त हास्य व्यंग कवि पंडित सुरेश नीरव जी को। पंडित सुरेश नीरव जी बहुत ही अनोखे कवि हैं, अनूठे कवि हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम पंडित सुरेश नीरव जी का कुछ लोग जमाने में, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, दफ्तर में जो हंसते हैं घर जाकर रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, दफ्तर में जो हंसते हैं घर जाकर रोते हैं। बीबी की नजरों में वो अच्छे हैं शौहर, बीबी की नजरों में वो अच्छे हैं शौहर, बच्चों के कपड़ों को जो शौक से धोते, बीबी की नजरों में वो अच्छे हैं शौहर, बच्चों के कपड़ों को जो शौक से धोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, दफ्तर में जो हंसते हैं घर जाकर रोते हैं। बहुत बढ़िया। कुर्सी पे लदे रहे ना, कुर्सी पे लदे रहे ना,
बस फितरत है जिनकी, कुर्सी पे लदे रहना, बस फितरत है जिनकी, कुर्सी के ये खटमल है, ये पेंदी के लोटे जमाने में, पंखों में परिंदों के उड़ने की तमन्ना है, पंखों में परिंदों के उड़ने की तमन्ना है, ये बात क्या समझेंगे पिंजरे के जो तोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, दफ्तर में जो हंसते हैं घर जाकर रोते हैं। अभी आपने सुना पंडित सुरेश नीरव जी को। पंडित सुरेश नीरव जी की गुदगुदाती मुस्कुराती कविताओं के बाद अब मैं जिस कवि को आवाज़ देना चाहता हूँ वो आशु कवि है। अभी आप एक का विषय दोगी, इस पे आपने कविता पढ़नी, तुरंत कविता निकल आएगी। ऐसे तुरंत कवि, हास्य सम्राट जिनको बोला जा सकता है वो हैं सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को हम हंसाने गुदगुदाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी। अरे सारे वोटर धोखेबाज। नेता जो जीत जाते हैं वो तो मजे लेते हैं, और जो हार जाते हैं वो क्या कहते हैं वोटरों को कि सारे वोटर धोखेबाज, लगाए दियो हमें चूना। सारे वोटर धोखेबाज, लगाए दियो हरे हरे, लगाए दियो हमें चूना। सारे वोटर धोखेबाज। अरे 2 करोड़ की दारू पी गए 6 करोड़ को तेल। 2 करोड़ की दारू पी गई 6 करोड़ को तेल, और 9 करोड़ की टिकट खरीदी, बिगड़ गयो सब खेल। लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और कल तक कहते रहे तुम्हें ही देंगे अपना वोट, कल तक कहते रहे तुम्हें ही देंगे अपना वोट। और रात रात में पलटा खायो, रात रात में पलटा खायो, मारी कलेजवा पे चोट। लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और देखिए, खेत मकान दुकान बिक गए, खेत मकान दुकान बिक गए, चौपट कारोबार। खेत मकान दुकान बिक गए, चौपट कारोबार। और गुटबाजी में दलबंदी में दुश्मन है गए यार। लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। अरे ज्ञान गयो ईमान गयो, और गयो मान सम्मान। ज्ञान गयो ईमान गयो, और गयो मान सम्मान। और धनी धनी कंगाल है गए, धनी धनी कंगाल हो गए, और कंगले भय धनवान। लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और बहुमत बहुमत के चक्कर में मत है गई खराब, बहुमत बहुमत के चक्कर में
मत है गई खराब और इधर जमानत जब्त हो गई, बिखर गए सब ख्वाब, लगाए दियो हमें चूना सारे वोटर धोखेबाज, लगाए दियो हरे हरे लगाए दियो हमें चूना सारे वोटर धोखेबाज। वहाँ सुनहरी लाल तुरंत जी, आपने तो क्षमा ही बांध दिया। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत, ऐसे ही उनको तुरंत नहीं कहा जाता। अब मैं थोड़ा सा हम लेते हैं एक अल्प विराम यानी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं सतमोला कवियों चौपाल में और शानदार कवियों के साथ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः आपका सतमोला कवियों की चौपाल में हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में अब हम जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं वो है हमारे खास नहीं, सबके खास। हाँ जी, मैं जिनका आवाज़ देना चाहता हूँ उनका नाम है सुरेंद्र खास। सुरेंद्र खास, पहले उनका नाम घोंचू हुआ करता था, फिर घोंचू उनके परिवार वालों ने कहा ये क्या नाम आपने रख लिया कविताओं का, फिर हमने ही उनको नाम दिया खास। आप हमारे खास हो, घोंचू नहीं हो, आप खोमचा नहीं लगाने वाले नहीं हो, आप वास्तव में कविता को जमाने वाले हो, कविता को प्रतिष्ठा दिलाने वाले हो। तो हास्य व्यंग्य के प्रतिष्ठित कवि सुरेंद्र खास जी को मैं आमंत्रित करता हूँ जोरदार ताली के साथ। सुरेंद्र खास जी। दोस्तों, जीवन, मरण, जवानी और बुढ़ापा ये शाश्वत प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, समय समय पर आती हैं। लेकिन जब जवानी होती है तो हम किसी प्रकार का घमंड ना करें, किसी पर अत्याचार ना करें, और बुढ़ापा जब आए तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कोई ऐसा काम ना हो जो हमें स्वर्ग या नरक जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी मुँह छिपाना पड़े। हमारे बहुत से बाबा लोग जो कि अब तिहाड़ की व्यवस्था देख रहे हैं, उन लोगों से वास्ता मेरा भी पड़ा और बाबा शब्द से एक घृणा भी हुई। लेकिन मैं भी उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि मुझे भी अब लोग बाबा कहने लग गए हैं, क्योंकि मैं खुद एक पोते का बाबा बन चुका हूँ। जी हाँ, तो वहीं से ये कविता निकलती है कि एक कवि केशव दास जी कह गए हैं कि केशव केसन अस करी जो अरीन हो न कराए, चंद्र बदन मृग नयनी मोए बाबा कहत चढ़ाए। इसलिए बाबा शब्द से मुझे भी बड़ी घृणा है। टोपी वाले बाबा की सदाई जय। मेरा 5 साल का पोता भी कहता है मैं आपको बाबा नहीं कहूँगा क्योंकि बाबा तो गंदे होते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे आदर्श थे, लेकिन कई बार आदर्श गलत हो जाते हैं, गलत संगति से।
तो अब कोई मुझे बाबा कहे सच में सह ना पाऊं, यहीं से मेरी कविता शुरू होती है कि गोरी काली हर सूरत नजरों में रखूं था, गोरी काली हर सूरत नजरों में रखूं था मैं, जबकि टैम जवानी में और ये भी आंखों में मेरे मोतिया पड़ गया, किसते नैन लड़ाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा बोले सच में सह ना पाऊं, और फिर भी मुझे कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। और खुद से ऊंचा गन्ना चूकूं था मैं, खुद से ऊंचा गन्ना चुकू था, जबकि टैम जवानी में और ये पापड़ भी मुझसे ना चबता, पीस पीस के खाऊं, पर अब भी मुझे कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। और 10 कुल्हड़ और 20 जलेबी, जनाब 10 कुल्हड़ दूध, छोटी सी बात थी, 10 कुल्हड़ और 20 जलेबी खाऊं था मैं, जबकि टैम जवानी में और ये लस्सी से भी गैस बने हैं, सिर्फ दलिया खिचड़ी खाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। अच्छा जाड़े में एक कुर्ता पहनूं था, आदि वाह का वो भी, जाड़े में एक कुर्ता पहनूं था मैं, जबकि टैम जवानी में और पोर पोर में बर्फ जमी है, हीटर 4 लगाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। और मुझे भारी कड़क कटारी, मुझे भारी कड़क कटारी करूं था नींबू छेद जवानी में, और इब हाथ उठाऊं तो उंगली का पे कैसे कैसे ताव लगाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। अखरोट बादाम होठों से फोड़ूं था, अखरोट बादाम होठों से फोड़ूं था मैं, जबकि टैम जवानी में और ये किसमिस के भी टोटे हो गए, भिगो भिगो के खाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं, उसकी बाट में लगाऊं। और जोहड़ नदिया, जोहड़ तालाब कहते हैं कि जोहड़ नदिया कोसों तैरूं था, मीलो जोहड़ नदियां कोसों तैरूं था मैं, जबकि टैम जवानी में इब नलका भी मुझसे ना खुलता, कैसे रोज नहाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। अच्छा छाती तान चल ना सके था कोई मेरे आगे, मजाल है किसी की, अपना रौब था कि छाती तान चल ना सके था कोई, जबकि टैम जवानी में और ये कंधा भी कोई मार के जावे मैं खुद सॉरी हो जाऊं, ये कंधा भी कोई मार के जावे मैं खुद सॉरी हो जाऊं, पर अब कोई मुझको बाबा कह दे मैं सच में सह ना पाऊं। और मैं खुद की अदालत का जज था, इतनी बात थी मेरी, मैं खुद की अदालत का जज था, जबकि टैम जवानी में अब सारी अकड़ पर पाला पड़ गया, सारी अकल पर पाला पड़ गया, बस भजन कीर्तन गाऊं, पर फिर भी मने कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। और मेरी आव भगत में देर जो होती, फूकूता ससुराल जवानी में, चाय पानी में जरा सी देर हो जाती थी ना तो पूरा गांव में सरबा उठा लिया करता था, उन्हें पता था आज बटेऊ आ गया, कि मेरी आव भगत में देरी होती, फूकू था, जबकि टैम जवानी में और ये दमाद मेरे जब घर में आवे तो लेट में जाऊं, पर फिर भी मने कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं। और अंत में कहता हूं कि 200 बैठक, मन भर, देखो जी मन भर की बोरी, मन भर बोरी 200 बैठक, 2 मन की बोरी यहाँ रख करके मैं 200 बैठक लगाता था टैम जवानी के, मन भर बोरी 200 बैठक, जबकि टैम जवानी में और ये लठिया भी मुझसे ना उठती, टेक के जाऊं, पर फिर भी मने कोई बाबा बोले मैं सच में सह ना पाऊं, मैं उस सबकी बाट लगाऊं, सच्ची सच में कहना पाऊं। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने सुना सुरेंद्र खास जी को, लगे ना खास आपको, सुरेंद्र खास जी की यही खासियत है कि वह चिरायु हैं और बहुत श्रेष्ठ हास्य व्यंग की रचना प्रस्तुत करने वाले एकमात्र ऐसे कवि हैं मेरी नज़र में। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ
बहुत ही सुरीली कंठ, संजीदगी वाली कविताओं को प्रस्तुत करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गीतकारा। और सबसे बड़ी बात है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में से पायदान चढ़ते हुए आज दिल्ली की उप महापौर हैं। उनका नाम होता है बहन ऋतु गोयल। ऋतु गोयल बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं। आज वो जिस कविता को प्रस्तुत करने वाली, गीत को प्रस्तुत करने वाली है, मैं 2 पंक्तियों के साथ उनको अपनाना चाहता हूँ। कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। बहन ऋतु गोयल। सभी जानते हैं कि प्रेम के 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। जितना सुंदर पक्ष संयोग है, वियोग भी कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत होता है। अगर वियोग पक्ष राधा और कृष्ण के जीवन में ना होता तो शायद तमाम दुनिया जो है उनकी पूजा नहीं करती और आज भगवान राधा और कृष्ण की मूर्त एक साथ नहीं होती। ये वियोग पक्षी है जो इतना खूबसूरत और इतना पावन और पूजनीय हो गया। मैं गीत पढ़ती हूँ, स्त्रियों का समर्पण इस पक्ष में है, इस गीत में है। मुझे अपनी इसी गीत की भूमिका में अपनी ही पंक्तियाँ याद आती है कि प्यार है तो सब सहना होगा, प्यार है तो सब सहना होगा, सुख हो या दुख रहना होगा, नदी को गर बनना है समंदर, मुश्किल पथ पर बहना होगा, मुश्किल पथ पर बहना होगा। गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। तुम कहो ऐसी जगत की रीत क्यों है, तुम कहो ऐसी जगत की रीत क्यों है, टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है, टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है। तुम कहो बांध लेती क्यों स्वयं को तट से नदियाँ, एक जैसा फलसफा बीती हैं सदियाँ, बांध लेती क्यों स्वयं को तट से नदियाँ, एक जैसा फलसफा बीती हैं सदियाँ। एक नदी प्यासी रही जो जल भरी है, एक नदी प्यासी रही जो जल भरी है, क्यों समुंदर में मिली क्या बावरी है, क्यों समुंदर में मिली क्या बावरी है, उफ समुंदर ही नदी का मीत क्यों है, उफ समुंदर ही नदी का मीत क्यों है, टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है, टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है। तुम कहो। और देखिएगा समर्पण का क्या रूप होता है और ख़ास तौर पे स्त्रियों का प्रेम कैसा होता है, इस गीत के माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया है। डोर से बंद कर पतंगे उड़ रही हैं, दूर रह कर भी हृदय से जुड़ रही हैं, डोर से बंद कर पतंगे उड़ रही हैं, दूर रह कर भी हृदय से जुड़ रही है, गांठ चुभती है मगर जुड़ती उसी से, तेज झोंके भी सहन करती खुशी से, गांठ चुभती है मगर जुड़ती उसी से, तेज झोंके भी सहन करती खुशी से, प्यार में हर हार भी एक जीत क्यों है, प्यार में हर हार भी एक जीत क्यों है, टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है, टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है। एक बंद और है, अंतिम बंद है, प्रस्तुत करती हूँ।
कर दिए झंकृत समूचे तार मन के, अब अलंकृत हो गए हैं रोम मन के। कर दिए झंकृत समूचे तार मन के, और अलंकृत हो गए हैं रोम तन के। महक उठती हर दिशा, महक उठती हर दिशा, मकरंद है ये भावनाओं से बंधा अनुबंध है ये, भावनाओं से बंधा अनुबंध है ये। फिर लबों पे यह विरह का, फिर लबों पे यह विरह का गीत क्यों है, फिर लबों पे यह विरह का गीत क्यों है। टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है, टूटता है दिल जहाँ वह प्रीत क्यों है, वह प्रीत क्यों है। तुम कहो, तुम कहो। आपने सुना बहन ऋतु गोयल जी को, दिल्ली के उप महापौर को। राजनीति के अंदर जब इतना संवेदनशील व्यक्ति होता है तो राजनीति के अंदर शुचिता उत्पन्न होती है, शुचिता स्थापित होती है। ऐसी शुचिता को स्थापित करने वाली बहन ऋतु गोयल जी को हम बहुत साधुवाद देते हैं और मंगल कामनाएं करते हैं। वो दिल्ली की महापौर भी बने, सांसद भी बने। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ऐसे युवा कवि को। आपने पद्मावत देखी होगी, रानी पद्मावती के जौहर की गाथा एक ओज कवि किस प्रकार से अपना रखता है। एक एक शब्द में ओज है, एक एक पंक्ति में ओज है। ऐसे ओजस्वी कवि चेतन नितिन खरे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, दुलार के साथ आमंत्रित करता हूँ। चेतन नितिन खरे। आइए हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास से एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जो कि चित्तौड़ से है। महासती महारानी पद्मिनी पर आधारित कविता। मैं भूमिका के रूप में कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ आगे कविता कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि ये धन्य हमारी थाती है, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये वस्तुहा जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी ये संस्कृत जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी मातृ शक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती हैं, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस दुनिया में आती हैं। धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति मुझे दो शक्ति लिखूँ मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस गोहिल वंश की वाणी को, शशमयंक समरूप सूर से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। और वो महासती महारानी पद्मिनी के सौंदर्य और शौर्य का चित्र आगे की पंक्तियों में करता हूँ कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणी क्षेत्र एक आता था। कहाँ से थी वो माँ जो चित्तौड़ तक आई थी? भरत भूमि के दक्षिण में रमणी क्षेत्र एक आता था, जहाँ वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। यहाँ आर्य विद्वानों ने बौद्धियों को जाय हराया था। जपनापुरी नरेश ने वैदिक धर्म आर्य अपनाया था। तिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को देवलोक हर्षाता था, उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध पेला कचनार चमेली थी, नर्म रेणुका से कपोल नक्शे शिख तक अलबेली थी। चपल चंचला सा चितवन भंगों का रूप कटारों सा, अधर सुधारस के जैसे उन्माद गंग की धारों सा। स्याह मेघ से घने केश भी पक्षे लगते थे, रंध्र नासिका कर्ण पल्लव के महल कक्ष से लगते थे। दोनों बाजुएं लहराती जो सरता दिशा बदलती हो, पदचाप मधुर ऐसा जैसे हिरनी कुलाट भर चलती हो। शोभित मर्यादित क्षेत्र जलद के बने वक्र से दिखते थे, हाथों की अनगित रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। उस पर जब श्रृंगार करें तो सुघर सलोनी लगती थी, तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी।
और उनका शौर्य का चित्रण देखिए। रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। ज्ञान ध्यान में दक्ष बना हुआ पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी। युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी। चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी। सौम्य रूप में चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी। वो जगदम्बा थी, वो काली थी, वो खप्पर वाली होती थी, वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसी मतवाली होती थी। अश्रुल हो दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी। उसकी कमान की ताकत से लाखों की सेना डरती थी। बिजली की चपल तरंगों सा सरसर वो बाण चलाती थी। भुजदंड का दुष्टों के वे मुंडों का ढेर लगाती थी। करती जब भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। करती जब भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। जो सौम्य रूप में राधा जैसी सरल सर्जना होती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना होती थी। और बीच की छोड़ते हुए पंक्तियां मैं सीधे जौहर और शाका पर आपको ले चलता हूं कि महाराजा रावल रतन सिंह खिलजी के कैद से मुक्त होकर वापस अपने चित्तौड़ पहुंच गए हैं और अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज्य। रावल रतन सिंह जी अपने सैनिकों से कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज्य हमारे जनहित नेक विधानों से और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके आगे मुझको दिखता काली घटा का डेरा है। क्योंकि बैठा शत्रु को दो देख युद्ध का पानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। क्योंकि बैठा शत्रु को धो देख युद्ध का पानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए मेवाड़ धरा की आन तुम्हारे हाथों में, गोयल वंश की आन रक्त का मान तुम्हारे हाथों में। वीर सपूतो तुमने अपना पौरुष सदा दिखाया है। कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है। कितनी तो सेनाएं तुमसे युद्ध छोड़कर भागी हैं। कितनों ने डर से मेवाड़ी सीमा कभी न लागी है। कितनों की ललकार मात्र से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं, सचेत करते हैं अपने सैनिकों की, लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की। चले जाएं वो सैनिक जिनको अंतिम युद्ध गवारा हो। मातृभूमि के ऊपर कुछ भी और जिन्हें अब प्यारा हो। चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो। चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो। चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोंकने में जिनको डर लगता हो। शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोकने में जिनको डर लगता हो। चले जाएं वो जिन्हें जिंदगी की ज्यादा अभिलाषा हो। शेष न जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो। चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हों। शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हों। स्वयं काल के सम्मुख भी जो न घबराने वाले हों, और इतिहासों में नाम अपना दर्ज कराने वाले हों। अमर कथा के अपना। और इतना सुनते ही मेवाड़ी सैनिक सब हुंकार उठे। खींच म्यान से तलवारें जय जय एक लिंग पुकार उठे। जय महादेव जय महाकाल सब एक साथ ही बोल उठे। जय चामुंडा की बोल बाजुओं के सब बंधन खोल उठे। जीते जी इस मिट्टी पर अभिमान हमारा तेवर है। गोयल वंश की आन बान व शान हमारा तेवर है। हम पहन केसरी बाना रण में अब भूचाल मचा देंगे। खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। रे करो केसरी तिलक लहू से धरती लाल दिखाई दे। कूच कर उस शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। और वो चित्र आपके सामने जीवंत करता हूं कि खुले दुर्ग के द्वार आग का वो दावानल फूट गया। चित्तौड़ी चीते निकल पड़े, गुब्बार रेत का छूट गया। हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले। ले बर्छी भाले तलवारें व चुन तीर कमान चले। बच्चे बूढ़े नौजवान सब लिए दुधारी टन बैठे। आंखों में अंगार भरी वो खिलजी दर पर थन बैठे। रावल के सैनिक भी आगे बढ़कर मृत्यु बांट रहे थे। खिलजी की सेना को गाजर मूली जैसा काट रहे थे। रावल का घोड़ा भी रण में अमर कहानी गढ़ता जाता। रतन सिंह को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता। एक पल में वो उधर दिखे दूजे फरार हो जाता था। पलक झपकते हाथी के सर पे सवार हो जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों के टापों से मूल फोड़ता जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों के टापों से मूल फोड़ता जाता था। बर्छी भाले तलवारें व सरसर बाण निकलते थे। युद्ध भूमि में पलक झपकते अनगिनत प्राण निकलते थे।
कुछ सौ मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे, शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। कुछ सौ मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे, शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। युद्ध भूमि में जगह जगह पर कटे हुए धड़मुंड पड़े थे, कहीं यश के 2 टुकड़े तो कहीं गजों के शून्य पड़े थे। कुछ की अंतड़ियां बाहर थीं, कुछ हाथ बिना चिल्लाते थे, कुछ के शीश अलग थे वीरों के, कुछ वीरों के धड़ तलवार चलाते थे। मेवाड़ी धरती लाल हुई, शाका का अमर विधान हुआ, मुगल सल्तनत से लड़ते जिन वीरों का बलिदान हुआ। गजवा हिंद को रोका जिनने, पुष्प उन्हें अर्पण कर लो। जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो। और 1 मिनट का अंतिम जो है जौहर का दृश्य, उसके बाद कविता समाप्त करता हूँ कि महारानी पद्मिनी अपने संगनियों को, सहेलियों को और जो महल के अंदर रानियां हैं उनको, मातृ शक्तियाँ उनको क्या संदेश देती हैं। कहती हैं कि सबकी अस्मत रहे सुरक्षित वो कर्तव्य निभाना है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मुझको उत्सव भव्य मनाना है। याद करे जिसको दुनिया में ऐसी शिक्षा दे जाऊं, कुल का गौरव अमर रहे वो अग्नि परीक्षा दे जाऊं। कोई दरिंदा जीते जी इस छाया को न छू पाए और मृत्यु के बाद तपी इस काया को न छू पाए, जिसे सोचकर मुगल पीढ़ियां कई जन्म तक संकित हों। अमर कथा का यही पाठ्यक्रम इतिहासों में अंकित हो। पतिव्रताओं का धर्म मिटे, इतने कच्चे जज्बात नहीं। दुर्गजीत पद्मन को पाले, खिलजी की औकात नहीं। छतरानी की ऐसे तेवर सबके अंतस उतर गए। जौहर के पावन यज्ञ हेतु सबके मुखमंडल निखर गए। सबने अखंड संकल्प लिया उस दिव्य कुंड में जलने का, इस शरीर को त्याग आत्मा का प्रधान बदलने का। जय एक लिंग की बोल, एक ईश्वर मिलीन हो जाने का। पंच तत्व की काया को पांचों में पुनः मिलाने का, इस पंच तत्व की काया को पांचों में पुनः मिलाने का। इतना सुन सभी सुहागिन खुशी 16 श्रृंगार लगी करने, एक दूसरे को मिलकर के सब तैयार लगी करने। क्या थे वो 16 श्रृंगार कि श्रृंगार किया स्नान प्रथम तो जलधारा भी चमक रही थी। दूजे सुर्ख सुहागन की सुंदर साड़ी दमक रही थी। मेहंदी का दूजे सुर्ख सुहागन की सुंदर साड़ी दमक रही थी। हाथ माथे में बेंदी लाल व बिंदी लाल लगाई थी। सिंदूर सुहाग का धारण कर ऊपर बेंदी लटकाई थी। पायल चूड़ियाँ बिछिया महावर भी किया। नथ कर्ण कुंडल बाजबंद व बालों में गजरा लिया। सौभाग्य के उस सूत्र संग मेहंदी रचाई हाथ में। गा रही सब गीत मंगल एक स्वर एक साथ में। पहले पद्मन फिर सब नारी, फिर मात्र शक्ति बालाएं हैं। एक हाथ तुलसी दल दूजे पूजा थाल सजाए हैं। 16,000 देवियों के चलने से धरा शक्ति है। पल पल बढ़ती जाती वो जहाँ धू धू आग धधकती है। कुछ पल में ही सभी देवियाँ उस सुरंग के द्वार खड़ी हैं। उसके भीतर अग्निकुंड में जलने को तैयार खड़ी हैं। और अग्निकुंड का क्या दृश्य है। अग्निकुंड की लपटों में भी अद्भुत ही ज्वालाएं हैं। मानो अग्निदेव उन सबको घर ले जाने आए हैं। कभी लगे कि अग्निकुंड में ज्वालामुखी पिघलता है। कभी लगे कि लपटों में ही चक्र सुदर्शन चलता है। कभी लगे कि सिंदूर राघव ने चाप चढ़ाए हैं। कभी लगे कि गोद होलिका के प्रहलाद समाये हैं। कभी लगे कि लपटों में ही माँ जगदम्बा आई हैं। कभी लगे कि अग्नि परीक्षा देती सीता माई हैं। कभी लगे कि सूर्यदेव उनके समीप ही आते हैं। कभी लगे कि श्री कृष्ण केसरिया चीर बढ़ाते हैं। इतना दिखते ही माँ पद्मन अपना जौहर मना गई। दिव्य कुंड की ज्वाला को पावन पुनीत वो बना गई। जौहर के हुए अनगिनत बलिदानों का तर्पण कर लो। उन पे पुष्प सुमन अर्पण कर लो। जय हिंद। चेतन नितिन खीरी जी को आपने सुना। बहुत ही लाजवाब कविता रही। आप स्पष्ट इसको देख सकते हैं, समझ सकते हो कि रानी पद्मावत का जौहर ऐतिहासिक प्रेरणास्पद रहा है। रानी पद्मावती का जौहर ऐतिहासिक प्रेरणास्पद रहा है। कुछ वामपंथियों ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की, दृश्य को बिगाड़ने की कोशिश की, उस सती से जोड़ा, सती प्रथा से जोड़ा, जबकि वास्तव में
हमारे ये लिए शौर्य गाथा है कि विधर्मी शरीर का अपमान ना कर सके, इसलिए उन्होंने 1000 रानियों के साथ, महल कर्मी स्त्रियों के साथ, नारियों के साथ उन्होंने जोहर किया। उस शौर्य को बताती हुई एक ओजस्वी कविता थी, ओजस्वी गाथा थी। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह हैं हमारे इस एपिसोड के अंतिम पुष्प, और उस पुष्प का नाम होता है अरुण साहिबाबादी। अरुण साहिबाबादी बहुत ही श्रेष्ठ उर्दू शायर हैं। मैं अरुण साहिबाबादी जी को बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। अरुण साहिबाबादी जी भी कोरोना काल से निरंतर, से पहले पूर्व मेरे साथ 12 वर्ष पूर्व जुड़े और निरंतर हमारे शो से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे उम्दा शायर को आमंत्रित करता हूँ। या जोरदार ताली के साथ अरुण साहिबाबादी जी का स्वागत। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आदाब अर्ज़। आज मैं आपकी खिदमत में गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा कीजिएगा। रोज़ मंदिर में माथा रगड़ती हूँ मैं, रोज़ मंदिर में माथा रगड़ती हूँ मैं, रोज़ मंदिर में माथा रगड़ती हूँ मैं, तुझको पाने की खातिर तड़पती हूँ मैं, तुझको पाने की खातिर तड़पती हूँ मैं। जो भी लड़की तुझे देर तक देखती, जो भी लड़की तुझे देर तक देखती, तेरी खातिर उसी से झगड़ती हूँ मैं। तू मुझे जिसमें बस एक दिन ही मिला, तू मुझे जिसमें बस एक दिन ही मिला, आज तक वो ही गाड़ी पकड़ती हूँ मैं। प्यार करती हूँ तुझसे मगर लड़की हूँ, प्यार करती हूँ तुझसे मगर लड़की हूँ, तुझसे कहते हुए बस झिझकती हूँ मैं। जब किसी भीड़ में मुझसे तू छूता है, जब किसी भीड़ में मुझसे तू छूता है, सारा दिन फूल जैसी महकती हूँ मैं। चूम लेती हूँ अपनी हथेली कभी, चूम लेती हूँ अपनी हथेली कभी, फिर तेरा नाम लिख लिख के पढ़ती हूँ मैं, फिर तेरे नाम से आह भरते हुए, फिर तेरे नाम से आह भरते हुए, अपने तकिए से अक्सर लिपटती हूँ मैं।
तुझको ही याद करते हुए सोती हूँ, तुझको ही याद करते हुए सोती हूँ, तेरी तस्वीर को साथ रखती हूँ मैं। ऐसा लगता है तूने पुकारा मुझे, ऐसा लगता है तूने पुकारा मुझे, कितने ही मोड़ पर बेजा रुकती हूँ मैं, कितने ही मोड़ पर बेजा रुकती हूँ मैं। फिर तेरी याद आई तो नजरें झुकी, फिर तेरी याद आई तो नजरें झुकी, अपने आंचल से फिर सर को ढकती हूँ मैं। एक नजर तो कभी मुझको देखेगा तू, एक नजर तो कभी मुझको देखेगा तू, तेरे आगे से अक्सर गुजरती हूँ मैं। रोज मंदिर में माथा रगड़ती हूँ मैं, तुझको पाने की खातिर तड़पती हूँ मैं। शुक्रिया अल्लाह। तो ये थे आज का इतने श्रेष्ठ, आज के हमारे श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ रचनाकार, उर्दू शायर, उर्दू शायरा, और ये सब मिला के गुलदस्ता आज हमने पुष्पगुच्छ आपके सामने प्रस्तुत किया। ये पुष्पगुच्छ स्वरूपी सतमोला कवि चौपाल, आपकी अपनी चौपाल का एपिसोड कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक दीजिए स्क्रॉल पर चल रहे नंबर पर 9711182183। मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ देश की युवा पीढ़ी से, नवांकुर मित्रों से। आप उचित एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, मंच ढूंढ रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल का ये मानना है कि कोई भी चीज़ यदि आपको निःशुल्क दी जाए, ये समाज का शाश्वत नियम है, उस निःशुल्क होने के बाद उसकी जो महत्वता है कम हो जाती है। हमने एक प्रतीकात्मक आजीवन सदस्यता शुल्क रखा है, सहयोग निधि रखी है। मात्र आप आजीवन सदस्यता का वैसे तो मापदंड 10 साल होता है, लेकिन हम आजीवन सदस्यता को जीवन पर्यंत मानते हैं। जब तक ये शो चल रहा है, 18 साल से तो चल ही रहा है, आगे भी चलेगा प्रभु कृपा से, प्रभु इच्छा से, जीवन पर्यंत आजीवन सदस्यता हमने रखी है। आजीवन सदस्यता के साथ नवांकुर पीढ़ी के ऊर्जावान कवि, कवित्री, शायर, शायरा हमारे शो से जुड़ सकते हैं। और आपको हम प्रत्येक वर्ष 2 बार आपको 7-8 मिनट के काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करने के लिए वचनबद्ध हैं। और आप हमारे शो से जुड़े, शो से जुड़ने का, आजीवन सदस्य बनने का मैं नंबर एक बार फिर दोहरा दूँ, 9711182183 पर आप हमें कॉल करें, आप हमें संपर्क करें। एक सुनहरी भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षारत है। आइए हमारे शो से जुड़ें। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवि चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं,
तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।